वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन चैनल फिजिक्स प्लस। आज बच्चे क्या करने जा रहे हैं, वेक्टर का जो चैप्टर आपका मूव कर रहा था उसी में क्वांटिटी में आगे मूव करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम बच्चे मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स के रिगार्डिंग आपको ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला, और अगर आपके नंबर ऑफ वेक्टर अगर 2 से मोर हो, ज़्यादा हो, तो इन दैट केस वी यूजिंग द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैंने आपको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बताने के बाद, आपका ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने के बाद नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करना है। आज का हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्या रहेगा? आज का हमारा आर्टिकल रहेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। आपके दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मान लीजिए ए और बी क्या है, आपके दो वेक्टर हैं और मुझे उनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, यानी ए में अंदर आप ए के अंदर आप ऐड करोगे माइनस बी वेक्टर को। तो अगर मैं ए के अंदर माइनस बी वेक्टर को ऐड करूं, माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ, तो ठीक है, ये बराबरी हूँ। तो ए यानी मुझे ए में सम करना है माइनस बी वेक्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए बच्चे आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी। आपको पता है आपने ए और बी की सम, आपने क्या करना है, ए में आपने माइनस बी वेक्टर की सम करनी। सबसे पहले माइनस बी वेक्टर बनाइए। माइनस बी मतलब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो सबसे पहले बी का नेगेटिव वेक्टर बनाइए। इससे इसका मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड तो इसके बराबर हो लेकिन बी से अपोजिट डायरेक्शन हो। तो इस वेक्टर को आप बी वेक्टर का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब आपने ये माइनस बी वेक्टर निकाल लिया। माइनस बी वेक्टर को आपने किस में ऐड करना है, ए वेक्टर में ऐड करना है। जरा देखिए, ध्यान से देखिए, ये और ये साइड आपकी एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है। और अगर मैं इसे कंप्लीट पैरेललोग्राम बना लूँ तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो भी इनका ये डायगोनल, जो इनकी एडजेसेंट साइड के कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होगा वही इसका क्या कहलाएगा, वही इनका रिजल्टेंट होगा। तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो a माइनस बी वेक्टर के बराबर आएगा। ओके, तो पैरेललोग्राम लॉ यूज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, जो भी आपका मैग्नीट्यूड आएगा उसका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है। अगर ऊपर एंगल थीटा डिग्री का है तो नीचे वाला एंगल कितनी डिग्री का है, 180 माइनस थीटा। इट्स मीन आपका जो एंगल यूज किया जाएगा यहाँ पे 180 माइनस थीटा होगा। लीजिए, पैरेललोग्राम में ए का स्क्वायर हो गया माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा। मैंने थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिख दिया। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड मतलब ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही होता है। ओके, कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस थीटा होने के कारण यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बच्चे हमने क्या किया, आपकी जब भी दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसका रिजल्टेंट इसी तरह पैरेललोग्राम से निकलता है। लेकिन याद रखना, पैरेललोग्राम में प्लस होता है तो यहाँ क्या आता है, माइनस होता है। दूसरी, अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो याद कीजिए पैरेललोग्राम का रिजल्ट क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। बस थीटा की जगह क्या लिख दीजिए, 180 माइनस थीटा लिख दीजिए। साइन 180 माइनस थीटा तो बच्चे साइन थीटा होता है और कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। तो नीचे क्या आएगा, सिर्फ माइनस का साइन, वहाँ प्लस का साइन आया था, यहाँ माइनस का साइन आया था। इस तरह बच्चे मैंने आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर आपको बता दी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर के रिगार्डिंग, ध्यान सुनेगा। द सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू वेक्टर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। दो वेक्टर के बीच में जो सब्ट्रैक्शन होती है वो क्या नहीं होती बेटा, कॉम्यूटेटिव नहीं होती। कॉम्यूटेटिव ना होने का मतलब a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अगर आप वेक्टर को आप चेंज करके इस तरह माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस कभी बराबर नहीं आएगा। इट्स मीन वेक्टर की जो सब्ट्रैक्शन होती है वो क्या नहीं होती बच्चे, आपकी कॉम्यूटेटिव नहीं होगी। दूसरा, वेक्टर जो सब्ट्रैक्शन होती है वो एसोसिएटिव भी नहीं होती। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। इसका मतलब बच्चे क्या है, जैसे यहाँ देखिए a माइनस बी, यहाँ भी बच्चे माइनस का साइन है, a माइनस बी माइनस सी या a माइनस बी माइनस सी। मैंने यहाँ पे बच्चे क्या किया, ऐसा कीजिए नॉट एसोसिएटिव, पहले a माइनस बी का ग्रुप बना लीजिए, फिर क्या कीजिए b माइनस सी का, ये ग्रुप हटा के b माइनस सी का ग्रुप बना लीजिए। जैसे मर्जी ग्रुपिंग बना लीजिए, ग्रुपिंग बनाने से कभी भी आपके रिजल्ट बराबर नहीं आने वाले। ठीक है, तो आपकी ना तो ये कॉम्पिटेटिव होती है ना ही क्या होती है आपकी एसोसिएटिव होती है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से कीजिएगा। मान लीजिए दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मुझे उनके रिजल्टेंट, उनके जो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है। ठीक, ए की जगह क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2a स्क्र कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। 2a स्क्र, यहाँ से ए 2a स्क्र हो गया,
टू ए स्केयर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ गया 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला। मैथमेटिक्स में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर बीच में प्लस हो तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ माइनस है तो साइन की टर्म में आ जाएगा, तो क्या आएगा बच्चे, रूट 2a। ठीक है, ये तो ऐसे कैसे, और इसकी जगह लिख लीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मल्टीप्लाई कीजिए, रूट से बाहर लेके जाइए, जैसे आप रूट से बाहर लेके जाएंगे आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह बच्चे मैंने आपको निकाल लिया। जब भी आप दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करोगे तो इसका रूट हो गया 2a साइन थीटा बाई 2। तो दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर आता है, वो आता है बच्चे 2a, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 के बराबर। समझ आई बच्चे बात? चलिए और आगे बात करते हैं। आपका एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा इस न्यूमेरिकल को। मान लीजिए आपके पास दे रखा है, आपके क्वेश्चन को मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, आपके दो यूनिट वेक्टर हैं, ए कैप और बी कैप। ठीक है, इनके सम का मैग्नीट्यूड इनके डिफरेंस के सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो बताइए इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का। इन दोनों के बीच में एंगल मान लीजिए थीटा डिग्री का। दो वेक्टर की सम का मैग्नीट्यूड, तो आप ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम का रिजल्ट क्या होता है, आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, 2 1 1, और एंगल कितना माना था, कोस थीटा माना था। सॉल्व कीजिए इसे, यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 1 2 आ गया, ये 2 कोस थीटा आ गया। ऐसे ही दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, वो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड में बस यहाँ माइनस होता है। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, बाकी सब कुछ यहाँ सेम आएगा। दोनों साइड स्केयरिंग कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कोस थीटा को इधर ले आइए, 2 + 2 4 कोस थीटा आ जाएगा, इक्वल टू 0। कोस थीटा इक्वल टू 0, इट्स मीन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको शो कर दिया, जब भी आपका दो यूनिट वेक्टर की सम का मैग्नीट्यूड उनके डिफरेंस के बराबर होगा, डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, देन इन दैट केस एंगल कितने डिग्री का आएगा उनके बीच में, 90 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक है F1 एक है F2। इन दोनों का रिजल्टेंट 10 न्यूटन का दे रखा है। मान लीजिए एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं और उनका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 10 न्यूटन के बराबर आएगा। यही दो फोर्सेस जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे तो इनका मान लीजिए रिजल्टेंट आ रहा है 50 न्यूटन, और आपने इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्वेश्चन समझ आया? एक बॉडी के ऊपर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे हैं और जिनका रिजल्टेंट आ रहा है 10 न्यूटन, और जैसे ही जब वो दोनों फोर्स आपके एक दूसरे से परपेंडिकुलर एक्ट हुए तो आपका रिजल्टेंट कितना आया, 50 न्यूटन। और आपने क्या करना है, उन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालना। आपको पता है जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, आप सभी को पता है जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होती है, F1 माइनस F2 के बराबर होती है। तो रिजल्टेंट है F1 माइनस F2 और रिजल्टेंट कितनी दे रखी थी, 10 दे रखी थी। ठीक है, और जब भी दो वेक्टर सम डिग्री के एंगल के ऊपर लाई करेंगे तो उनके लिए ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ का यूज कीजिए, जिसके अकॉर्डिंगली कोस 90 डिग्री हो जाएगा एंगल तो, और कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो आर का फॉर्मूला आएगा रूट ए स्क्वायर इजेगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का रूट। ये रिजल्टेंट कितने के बराबर दे रखा है, 50 के बराबर दे रखा था। स्केयरिंग कर दीजिए पहले, तो यहाँ पे स्केयरिंग हो गई, हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। ओके, यहाँ पे अगर स्केयरिंग हो गई, दूसरा यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल लीजिए, F2 को उधर ले जाइए, लेके उधर तो F1 की वैल्यू निकल गई। F1 की जो भी वैल्यू आई है उसे क्या कीजिए, F2 की, देखिए F1 की जो वैल्यू आई है उसे यहाँ पुट कर दीजिए। F1 की वैल्यू 10 + F2 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर यहाँ तक आ गया। स्केयरिंग ओपन कीजिए, a + b के होल स्क्वायर की। ठीक है, हाँ आपका 100 आ गया, F2 का स्क्वायर 20 F2 हो गया, F2 का स्क्वायर 25। सॉल्व कीजिए यहाँ तक, ये इक्वेशन आ जाएगी। 2 से डिवाइड करिए इस इक्वेशन को और इसको इधर भी ले लीजिएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा F2 की वैल्यू 30 न्यूटन। अगर F2 की वैल्यू 30 न्यूटन है तो इसके अंदर पुट कर देना, 30 + 10 कितना आएगा, 40 न्यूटन। तो इस तरह बच्चे हमने क्या किया, दो वेक्टर की जो आपके, इस तरह मैंने दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकाल लिया। यानी कंसेप्ट का पता हो तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है। नेक्स्ट के ऊपर एक और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। मान लीजिए एक वेक्टर दे रखा है a 3i कैप + 2j कैप, और दूसरा वेक्टर दे रखा है b वेक्टर 2i कैप + 3j कैप - k कैप। ठीक है,
आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इनके डिफरेंस का जो भी इनके डिफरेंस, जो भी इनकी सब्ट्रैक्शन का, इनकी जो भी सब्ट्रैक्शन आएगी उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। मान लीजिए इनकी दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या है, a माइनस बी वेक्टर होगी। मान लीजिए ये r वेक्टर के बराबर है और मुझे क्या निकालना है, एक्चुअली मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। सबसे पहले a माइनस बी करके r तो निकाल ही लो। तो a माइनस बी, दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन निकालनी है। a की जगह a की वैल्यू पुट करो, माइनस b की वैल्यू पुट करो, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस था। इस तरह बच्चे सोल्व करते हुए आप a माइनस बी वेक्टर निकाल लीजिए जो कि r वेक्टर के बराबर है। एक बार ये निकल गया, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड, वेक्टर तो ये था, मैग्नीट्यूड कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट कर दीजिएगा। तो इस तरह बच्चे हमने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। देन है बच्चे एक और मेरिकल, दो वेक्टर हैं बच्चे, ये रहा आपके दो यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, ए कैप और बी कैप। इनके सम का मॉडुलस √2 के बराबर है। तो इनके डिफरेंस का मॉडुलस कितने के बराबर होगा वो बता दीजिए। सबसे पहले तो आपको पता है दो वेक्टर का सम का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, पॉलीगन या आपके ट्रायंगल आर से निकलेगा। तो उसका यूज़ कीजिए, दोनों का आपका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, उसका यूज़ कीजिए, इसे √2 के बराबर लिख लीजिए। यहाँ पे क्या कीजिए, स्केलिंग कर दीजिए, 1 + 1 2, 2 + 2 cos थीटा इक्वल टू, इसकी स्केलिंग हुई 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा कितने डिग्री का आया, cos 0 डिग्री। आपका थीटा कितने डिग्री आएगा, 90। तो मुझे पता लग गया यूनिट वेक्टर ए कैप और बी कैप में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, मुझे किस में निकालना है, दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन का। दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड का फार्मूला भी बताया था आपको, a² + b² - 2ab cos थीटा। a² 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -2 1 1, और कोस की जगह क्योंकि मैं एंगल निकाल चुका हूँ 90 डिग्री पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो इस तरह बच्चे हमने क्या किया, मैंने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए, आपको दिखा दिया। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ढंग से करेगा अगर आपको कंसेप्ट का पता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका नाम है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, रिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मैं एक वेक्टर की स्प्लिटिंग कर दूं, अगर मैं एक वेक्टर की स्प्लिटिंग कर दूं, ठीक है, एक वेक्टर को तोड़ दूं, एक वेक्टर की स्प्लिटिंग करूं, ठीक है, और स्प्लिटिंग कैसे करूं, अगर मैं एक वेक्टर की स्प्लिटिंग ऐसे करूं कि उसके कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों, तो उन परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का नाम देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखिए बच्चे, मैंने एक एक्स वाई प्लेन मान लिया, ये एक्स रहा, ये वाई रहा। इसमें एक वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर, जो इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का। सबसे पहले पी पॉइंट से आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। इस ए वेक्टर का जो भी कंपोनेंट इधर आएगा उसे ए एक्स का नाम दे दीजिए, जो वाई डायरेक्शन में आएगा उसे ए वाई का नाम दे दीजिए। जरा ध्यान से देखिए, ए एक्स और ए वाई दोनों ही आपके कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। मुझे इन्हीं को निकालना है। उसके लिए क्या करता हूँ, पहले तो मैं ये वाली ट्रायंगल ले लेता हूँ, पी ओ एस। इस पी ओ एस में मुझे बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज तो मुझे पता है ना, ए वेक्टर के बराबर था, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, कोस थीटा। तो ए एक्स अपॉन ए, तो ए एक्स की वैल्यू होगी ए कोस थीटा, यानी जो भी कंपोनेंट इधर आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ए कोस थीटा के बराबर। सिमिलरली इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसी आपकी पी ओ टी ऊपर वाली ट्रायंगल में क्या कीजिए, साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा निकालेंगे, ए वाई अपॉन ए के बराबर आएगा। ठीक है, ए वाई अपॉन ए, तो ए वाई ए साइन थीटा के बराबर आया। तो इसका मतलब आपने देख लिया बच्चे। तो लीजिए, मैंने आपके वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया जो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं एक वेक्टर को लिखना चाहूँ तो वेक्टर कैसे लिखा जाता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट किया था वो था ए एक्स, ये मैग्नीट्यूड हुआ, तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई कैप, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गए। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में क्या होता है, ए वाई जे कैप हो गया। ए एक्स की वैल्यू यहाँ से मैंने ये निकाली थी, ए वाई की वैल्यू ये निकाली थी, दोनों को पुट करते कंप्लीट वेक्टर को आप डिफाइन कर सको। तो याद रखना, जब भी दो वेक्टर को आप स्प्लिट करोगे तो जिस डायरेक्शन में एंगल होगा उस डायरेक्शन में हमेशा उसका कोस कंपोनेंट और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट। जैसे ये देखिए, ये फोर्स है, फोर्स यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। अगर यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, फोर्स का, एफ कोस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा आएगा, एफ साइन थीटा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था जिसका नाम था रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलिए, अभी मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर बताया, अब 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर बताता हूँ।
मान लीजिए बच्चे अब मुझे क्या करना है, एक वेक्टर को 3 कंपोनेंट मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। तीनों कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी हों। उसके लिए बच्चे हम क्या कर रहे हैं, एक पैरेललोपिपेड आप एज्यूम कर लीजिए। ये जो सॉलिड आपकी लाइन मतलब ये डार्क सी लाइन बनाई है, इन्हें मान लीजिए पीछे वाला फेस है, ये वाला ऊपर वाला फेस है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, बॉटम वाला फेस है, और ये वाला ऊपर ये है अपर फेस है। ठीक है, इस तरह बच्चे मैंने इसको मान लिया है। आपका वेक्टर कहाँ है, पीछे से आगे फेस, ये ओरिजिन मान लीजिए, पीछे से आगे फेस तक ये ए पॉइंट आपका एक वेक्टर मान लीजिए। इस ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट कर दीजिए, 3 आप ब्रेक कर दीजिए, एक्स डायरेक्शन में ए एक्स, वाई डायरेक्शन में ए वाई, जेड डायरेक्शन में ए जेड। मुझे इन ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जरा फिगर में बच्चे क्लियर कट दिख रहा है, ये और ये दोनों एडजेसेंट साइड दिख रही होंगी आपको। ठीक है, नीचे एक पैरेललोग्राम भी दिख रहा है आपको। पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड अगर दो वेक्टर को शो करे तो जो भी उनका डायगोनल होगा वो उनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब नीचे वाली ये जो फेस दिख रहा है, इन दोनों साइड का, ये वाली और ये वाली दोनों साइड का रिजल्टेंट क्या है, ये वाली साइड है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम ओ ई किसके बराबर होगा, ओ बी प्लस ओ डी के बराबर होगा। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ कीजिए, लिख लीजिए ओ ई इक्वल टू ओ बी प्लस ओ डी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये पैरेललोग्राम का यूज़ करके इसका रिजल्टेंट निकाल लिया। फिर जरा देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है बेटा, पैरेलल है। पैरेलल है तो मैं इसे यहाँ पे शिफ्ट करके मैं इसे ए वाई का नाम दे सकता हूँ। यहाँ भी बच्चे आपको एक ट्रायंगल दिख रही होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल आर्ट, ट्रायंगल की अगर दो साइड जो सेम ऑर्डर में लगी हों, अगर वो ट्रायंगल की दो साइड को शो करें तो थर्ड साइड जो क्लोजिंग साइड होती है वो उनके रिजल्टेंट को शो करती है। और रिजल्टेंट को हमेशा कौन से ऑर्डर में लगाते हैं, अपोजिट ऑर्डर में। इट्स मीन ओ ए किसके बराबर होगी, ओ ई प्लस ए ई के बराबर होगी। तो ट्रायंगल आकर यूज़ कीजिए ओ ई प्लस ए ई के। ओ ई की वैल्यू आपने पहले निकाली है, यहाँ पुट कर दीजिएगा। पुट करेंगे तो आपके पास ओ बी किसके बराबर था, ए एक्स आई कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। आपके जेड डायरेक्शन में क्या है, आपकी जेड डायरेक्शन में ए जेड के कैप, और वाई डायरेक्शन में इनकी वैल्यू पुट कर दी बस मैंने। फिर क्या कीजिए, इनको रीअरेंज करके वाई वाली टर्म को पहले लिख लीजिए, आपकी के वाली टर्म को बाद में लिख लीजिए। मैग्नीट्यूड निकालना है तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उनके रूट लेके कंपोनेंट को स्केयर करके आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने एक वेक्टर को 3 कंपोनेंट में आपके रिजोल्व कर दिया। ऐसी बचे इसी में 3 डायमेंशनल यूज होने वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका नाम है डायरेक्शनल कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शनल कोसाइन के नाम से आपका आर्टिकल है डायरेक्शनल कोसाइन के नाम से। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड एक्सेस मान लीजिए, जैसे ये देखिए बच्चे एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड मैंने आपकी 3 एक्सेस मान ली। उसमें एक वेक्टर मान लीजिए हमने माना ए वेक्टर। ये एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है उसे अल्फा मान लीजिए, वाई के साथ जो बीटा मान लीजिए, और जो आपका किसके साथ, जेड के साथ मान रहा है उसे गामा। ये मेरी एक्स एक्सिस थी, ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये मेरी जेड एक्सिस है। अगर मैं इसके कंपोनेंट निकालूँ, आपको याद होगा एंगल की डायरेक्शन में हमेशा जो कंपोनेंट आता है वो कोस थीटा वाला। तो अल्फा एंगल बन रहा है तो इधर ए का जो भी कंपोनेंट आएगा वो कौन सा होगा, ए कोस थीटा होगा। ठीक है, स्मॉल ए से लिख लीजिए। तो जो भी कंपोनेंट होगा ए कोस अल्फा। बीटा इस एंगल की डायरेक्शन में, एंगल कौन सा है, बीटा, बीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो ए कोस बीटा होगा, और गामा की डायरेक्शन में जो आएगा वो ए कोस गामा आएगा। तो इस तरह बच्चे मैंने क्या किया, आपके वेक्टर को 3 कंपोनेंट में भी ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू निकाली। अगर मैं इन तीनों को स्केयर करके ऐड कर दूँ, स्केयर करके ऐड करूँगा तो ए स्केयर कॉमन आ जाएगा, कोस स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गामा। ठीक है, वैसे इन्हीं को बचे डायरेक्शनल कोसाइन का नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या करो, आपको पता है इनके मैग्नीट्यूड का स्केयर तो ए के बराबर ही होगा, ए स्केयर के बराबर। ए स्केयर से ए स्केयर को कैंसिल कर देना तो आपको पता लग जाएगा कोस स्केयर अल्फा कोस प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गामा इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को बचे लॉ ऑफ कोसाइन का नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा इसका यूज़ कहाँ होगा, अगर आपको मान लीजिए कोई वेक्टर दे दिया जाए, एक आपके 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल प्लेन में कोई वेक्टर है, वो वेक्टर एक्स वाई जेड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाना है, अगर वो एंगल निकालने हो तो आप डायरेक्शन कोसाइन का यूज़ करके वो एंगल निकाल सकते हैं। अगर इसी इक्वेशन को मैं साइन के टर्म में लिखूं तो वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर। तो कोस स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, 1 1 1 तीनों कॉमन आ गए, 3 ले लीजिए, ऐड कर लीजिए, माइनस करके इन सभी को पॉजिटिव लिख लीजिए, इसको उधर ले जाइए, 1 को उधर ले आइए, अल्टीमेटली साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको लॉ ऑफ कोसाइन भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर करते हैं।
चलिए आगे मूव करते हुए आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपके टॉपिक के रिगार्डिंग। जो अभी आपका टॉपिक हुआ है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, उसका कुछ इंपॉर्टेंट अभी जो आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का आपका आर्टिकल करवाया है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट ये है, ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट। एक वेक्टर को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए एक वेक्टर है 10 आई कैप, एक वेक्टर क्या है 10 आई कैप है। 10 आई कैप को अगर मैं आई कैप के अगर कंपोनेंट करूं तो कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ऐसे ही बच्चे मैं आई बाई टू के कंपोनेंट करूं तो कितने होंगे? 20 होंगे। I/3 के करूँ तो कितने होंगे? 30। I/4 के 40, I/5 के 50। इसी तरह बच्चे आप इसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो। तो ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट। दूसरी बात, आपका बच्चे एक और दूसरा पॉइंट बच्चे अगर मैं बताने की बात करूँ, आपका दूसरा पॉइंट क्या है? एक वेक्टर को बच्चे आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे तो एक वेक्टर को आप दो कंपोनेंट में आप डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब एक प्लेन के अंदर एक वेक्टर के मैक्सिमम दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं। और अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर बात करूं तो एक वेक्टर को आप थ्री कंपोनेंट के अंदर क्या कर सकते हैं? तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में आपके एक वेक्टर को थ्री कंपोनेंट में रिजोल्व किया जा सकता है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स आपके प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से। एक वेक्टर है पी वेक्टर जो कि 4i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 12 कैप के बराबर है। तो आपने क्या करना है, इस वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका जो भी कोस एंगल, कोस अल्फा, मतलब इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाया है वो एंगल की वैल्यू डिटरमाइन आपने करनी है। चलिए, अब आपको ये तो पता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। रूट लगाइए, इनके कंपोनेंट आई जे के का कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिए, उन्हें ऐड कर दीजिए। इस तरह जब इन्हें ऐड करेंगे तो इसका आपका मैग्नीट्यूड निकल आएगा और वो मैग्नीट्यूड आएगा 13 के बराबर। अगर आपने ये निकालना हो कि इस वेक्टर ने एक्स वाई जेड डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बनाए हैं, एक्स डायरेक्शन के साथ निकालना हो तो कोस अल्फा निकालिएगा, वाई के साथ कोस बीटा और जेड के साथ कोस गामा। अब कोस अल्फा क्या है? मैंने वहां बताया था ए एक्स अपॉन ए, तो यहाँ वेक्टर क्या है? पी, तो यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स अपॉन पी। पी एक्स क्या है? पी इक्वल टू पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। तो कंपेयर करें तो पी एक्स है 3 के बराबर, पी कितना है? 13 के बराबर। ऐसे ही कोस बीटा क्या होगा? कोस बीटा यहाँ पे आएगा 4 और पी की वैल्यू 13 के बराबर। ऐसे ही कोस गामा पी जेड मतलब 12/13 के बराबर। तो इस तरह बच्चे देखिए, बड़ा आसान वे से बच्चे मैंने क्या किया, आपके क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड। मान लीजिए दो यूनिट वेक्टर हैं, दो यूनिट वेक्टर हैं जिन्हें आप ए वेक्टर के बराबर मान लीजिए, सारा ए वेक्टर के बराबर है। आपने दो एक यूनिट वेक्टर, आपको एक वेक्टर दे रखा है, आपके दो यूनिट वेक्टर सब मतलब आपको एक वेक्टर दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि ये वेक्टर आपका एक्स और वाई के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, वो बता दीजिए। सबसे पहले तो इसे ए वेक्टर मान लीजिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, निकाल लोगे। फिर आपने एक्स और वाई के साथ क्या करना है? एंगल बताना है, तो कोस अल्फा और कोस बीटा निकाल लीजिए। इसे लिखना हुआ कोस ए एक्स अपॉन ए। ए एक्स मतलब जो भी आई का कंपोनेंट है कितना है? 1। ए आपकी ए की वैल्यू √2, तो आपका एंगल आ गया कोस अल्फा 1/√2, तो 45 डिग्री के ऊपर होता है। ऐसे ही कोस बीटा निकालिए, कोस बीटा किसके बराबर होगा? ए वाई अपॉन ए के बराबर। ठीक है, ए वाई की वैल्यू यहाँ से देखिए 1 है, ए की वैल्यू √2 है, तो अगेन निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू भी क्या आएगी? 45। इसका मतलब ये वेक्टर, ये जो वेक्टर है वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। बात समझ आई? डायरेक्शन कोसाइन का आपका बेनिफिट समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से अब। चलिए, एक आया बच्चे, एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए एक वेक्टर है, वो आपका यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं, वर्टिकल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल बनाने हैं। मैंने आपको बताया था जिस भी डायरेक्शन में थीटा आएगा, वेक्टर का उस डायरेक्शन में कोस कंपोनेंट, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट आएगा। तो जो भी वर्टिकल कंपोनेंट आएगा उसे ए वाई मान लीजिए, किसके बराबर आएगा? ए कोस 60 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? मान लीजिए ए दे रखा था 4 न्यूटन, कोस 60 हो गया 1/2, पुट कीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो इसका क्या आएगा? इधर ए एक्स, क्योंकि थीटा इधर था तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? ए साइन 60 डिग्री का। ए की वैल्यू 4 हो गई, ये हो गया √3/2। सॉल्व कीजिए, यहाँ भी आंसर आ गया। ठीक है, आसान था ये भी क्वेश्चन। चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर है पी वेक्टर जो है 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 10k कैप। दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर जो कि आई कैप प्लस 2j प्लस 3 कैप के बराबर है। आपने क्या बताना है? आप क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से सुनिए। इन दोनों का सम करके जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का सम करके जो रिजल्टेंट आएगा
उसमें कि वो कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर ऐड किया जाए कि जिससे आपका जो फाइनल रिजल्टेंट आए वो एक्स डायरेक्शन में जाए। दोबारा सुनिए, आपको दो, ठीक है, तो मैं हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, इनकी जो भी सम करके रिजल्टेंट आएगा उसमें कित कौन सा रिक्वायर्ड आपका आपका रिजल्ट कौन सा रिक्वायर्ड वेक्टर ऐड किया जाए ताकि आपका रिजल्टेंट आई डायरेक्शन में मतलब एक्स डायरेक्शन में मूव कर जाए। तो चलिए सबसे पहले इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों की सम करनी है, p प्लस क्यू, दोनों को ऐड करेंगे 2i प्लस आई 3i, 7 प्लस 2 9j, माइनस 3 प्लस सॉरी माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7k। ठीक है, ये रिजल्टेंट आया। मान लीजिए हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अगर मैं इस रिजल्टेंट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इस रिजल्टेंट में इस रिक्वायर्ड वेक्टर को ऐड कर दूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप होता है। आर की जगह उसकी आर की वैल्यू रखिए, रिक्वायर्ड वेक्टर को ऐसे लिख लीजिए, आई कैप लिख लीजिए। रिक्वायर्ड वेक्टर निकालना है तो इसे उठा के उधर ले जाइए, जैसे उधर लेके जाएंगे नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का होने से साइन चेंज हो जाएंगे, सॉल्व कीजिएगा, आपके आंसर निकल आएंगे। ठीक है, एक और लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पुट कर रहा हूँ, ध्यान सुनेगा। मान लीजिए बच्चे आपको एक फिगर दे रखी है, ठीक है, आपको एक फिगर दे रखी है, ये है आपकी इस डायरेक्शन में एक 4 न्यूटन का फोर्स, नॉर्थ डायरेक्शन में 3 न्यूटन का, और इन दोनों के बीच में एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ एंगल बन रहा है 37 डिग्री का। आपने बताना है इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनके रिजल्टेंट में वो मिनिमम कितना फोर्स ऐड किया जाए ताकि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका एक्स डायरेक्शन में जाए, यानी इस डायरेक्शन में ही जाए। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। दोबारा सुनिए, इन तीनों के रिजल्टेंट में वो मिनिमम फोर्स कौन सा ऐड किया जाए ताकि आपका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस के अलोंग आए। सबसे पहले तो यहाँ वेक्टर की बात कीजिए। देखिए 4i कौन सी डायरेक्शन में, 4i एक्स डायरेक्शन में है, तो लिख लीजिए 4i। फिर क्या है, लो जी मैं इसको करके दिखा देता हूँ। बेटा देखिए ये क्या है, कौन सी डायरेक्शन लगा हुआ है, आपका 4i। सबसे पहले एक वेक्टर, ये जो वेक्टर लगा हुआ था उसे निकाल लीजिए, 4i कैप। 3 आपका कौन सी डायरेक्शन में लगा हुआ था, वाई डायरेक्शन में, 3j कैप। ठीक है, प्लस ये तो आपके दोनों के बीच में लगा हुआ है तो इसको रिजोल्व कर लीजिए। तो 5 का कौन सा कंपोनेंट इधर आएगा, वो आएगा 5 कोस 37 डिग्री। ठीक है, और इसके साथ आई कैप लिख लीजिएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा इसका, 5 साइन 37 डिग्री इंटू में के बराबर लिख लीजिएगा। ये तो मैंने वो वेक्टर निकाल लिया। क्वेश्चन में ये कहा गया था इस वेक्टर में वो मिनिमम फोर्स क्या ऐड किया जाए, इस वेक्टर में वो मिनिमम फोर्स क्या ऐड किया जाए जिसके कारण आपका जो रिजल्टेंट है वो आई डायरेक्शन में चला जाए, मतलब इस डायरेक्शन में चला जाए। ठीक है, आपने मिनिमम फोर्स की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकाल ली। आप लॉग टेबल का यूज़ करके इस एंगल को 37, क्योंकि आपको डायरेक्टली नहीं पता होगा तो लॉग टेबल, आपकी लॉग टेबल से इसे पुट करना आपको सिखाया जाएगा, इससे पुट कर दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री का दे रखा है तो 30 पुट करके जो भी ए वेक्टर की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर दीजिएगा, इसे इधर ले जाइएगा और इस तरह बच्चे आप एफ वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इनसे कंसेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे आपको। ठीक है, ठीक है, इस आपके इस टॉपिक में इतना ही था बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा।